गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको पता है कि हम बात कर रहे थे टेक्सटाइल के बारे में। जो हमारी चर्चा चल रही थी वो चल रही थी टेक्सटाइल पे। हमने टेक्सटाइल के आपको महत्व को बता दिया, टेक्सटाइल की परिभाषा बता दी, टेक्सटाइल का कितने भागों में विभाजित किया गया है वो बताया हमने आपको उसके डिटेल के बारे में बात की। हमने आपको इम्पॉर्टेंट शब्दावलियाँ के बारे में बता दिया है। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है तंतुओं की विशेषताएं, फाइबर प्रॉपर्टीज़ पे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला है तंतुओं की विशेषताएं, हम जानेंगे आज रेशों की क्या विशेषताएं हैं, इन्हें हम किस किस प्रकार से उपयोग ला सकते हैं और इनका कौन सा परीक्षण होता है, इनकी आकृति, इनके डिटेल्स के बारे में महत्वपूर्ण व्याख्या करेंगे। ठीक है, टेक्सटाइल से रिलेटेड ये हमारा दूसरा वीडियो है। देखिए, निम्न अवशोषक तंतु की विशेषताएं। जो कम अवशोषक तंतु होते हैं, लो एब्सिसिटी जो लो एब्जॉर्बेंसी फाइबर होते हैं उनके बारे में बात करेंगे हम। इसका जो पहला, स्थिर विद्युत घर्षण निर्मित होता है। इसमें जो विद्युत घर्षण निर्मित होता है वो स्थिर निर्मित होता है, शीघ्र सूखता है, जल्दी से सूख जाता है। ठीक है, रंग में कठिनाई आती है। जब इसको रंगा जाता है तो जल्दी से रंगते नहीं है, इसमें कठिनाई आती है। जो निम्न अवशोषक होते हैं, कम अवशोषक क्षमता जिन तंतुओं के अंदर होती है। शरीर को आराम की दृष्टि से अच्छा नहीं, क्योंकि चिपचिपा लगता है। इसमें अवशोषक क्षमता कम होती है तो ये पसीनों को सोखता नहीं है बहुत ज़्यादा, तो शरीर के लिए आरामदायक नहीं होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि शरीर के लिए इतना आरामदायक नहीं होता है, इसलिए इस कपड़ों के पहनने पे चिपचिपा सा लगता है जब हमें पसीना या गर्मी होने लगती है। ठीक, पसीने के वाष्पीकरण को रोकता है। पसीने के जो वाष्पीकरण के माध्यम से बाहर चले जाते हैं उनको रोक देता है, इसीलिए वो पसीने सूखते नहीं और चिपचिपापन हमें लगने लगता है। ठीक है, पानी के प्रति स्थिर डायमेंशन है। पानी सूखता नहीं है, इसका स्थिर डायमेंशन है उसके प्रति। धुलाई के बाद सिलवटें नहीं पड़ती। अगर धुल दिया जाए तो जो निम्न अवशोषकता वाले तंतु होते हैं इनमें सिलवट नहीं पड़ती। पानी से संबंधित धब्बे नहीं लगते। जब पानी सूखता ही नहीं, पानी से जो संबंधित धब्बे लग जाते हैं कपड़ों में, वैसे धब्बे इसमें नहीं लगते हैं। ठीक है, चलिए बाह्य आकृति, बाह्य संरचना के बारे में बात करेंगे, मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फोलॉजी। ओके, रेशों की लंबाई का परीक्षण। रेशों की जो लंबाई होती है उसका परीक्षण हमने बात की है ना, लंबाई के बारे में, फिलामेंट, स्टेपल फाइबर, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए कपास का जो होता है, कपास का होता है 0.5 से 2.15 इंच तक होता है लगभग। लीलन 12 से 20 इंचेस तक होता है। रेशम 1000 से 4000 मीटर तक पाया जाता है। हमने आपको पहले भी बताया कि पूरे जो प्राकृतिक तंतु पाए जाते हैं, ऊन और रेशम, उसमें जो पूरे प्राकृतिक जगत के तंतु में रेशम ही एक ऐसा तंतु है जिसे फिलामेंट में मापा जाता है, वरना बाकी सब प्राकृतिक जो तंतु हैं वो स्टेपल होते हैं, स्टेपल फाइबर होते हैं। ठीक है, ऊन 1.3 इंच से 1 से 3 इंच से लेकर 10 से 20 इंच तक पाया जाता है, इसकी लंबाई जो होती है। ठीक, इसकी जो कपास की जो लंबाई होती है 0.5 इंच से लेकर 2.15 इंच तक होता है। जो लीलन की लंबाई होती है वो 12 से लेकर 20 इंचेस तक होता है। जो रेशम की लंबाई होती है 1000 से 4000 मीटर तक होती है। हमने आपको पहले भी बताया कि प्राकृतिक जगत में जितने भी रेशे पाए जाते हैं उनमें एक रेशम ही ऐसा रेशा है जिसे फिलामेंट फाइबर में मापा जाता है। बाकी प्राकृतिक जगत के पाए जाने वाले सभी रेशे स्टेपल रेशे, उन्हें इंचेस में मापा जाता है, मीटर में कोई भी मापा नहीं जाता। जो ऊन है वो 1 इंच से लेकर 3 इंच तक या 10 इंच से लेकर 20 इंच तक लंबा पाया जा सकता है। ओके, जो नेक्स्ट है रेशों का व्यास, डायामीटर उसका। जो कपास है जिसे हम कॉटन भी कह सकते हैं, ये 16 से लेकर 20 माइक्रोन तक पाया जाता है। 16 से लेकर 20 माइक्रोन। लीलन 15 से लेकर 18 माइक्रोन। रेशम 11 से लेकर 12 माइक्रोन तक। ऊन 0.005 से लेकर 0.0015 इंचेस तक। और अगर माइक्रोन में देखा जाए तो ये 10 से लेकर 12 माइक्रोन तक पाया जाता है। ओके, चलिए देखिए तंतुओं के डेनियर की बात करेंगे। तंतुओं का डेनियर कैसे मापा जाता है? 40 डेनियर धागा बटे 20 फिलामेंट बराबर 2 डेनियर प्रति फिलामेंट होता है। ठीक है, ये इसका सूत्र आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तंतुओं का डेनियर आकार, डेनियर मतलब आकार होता है।
देखिए ये इधर हमने रेशा लिखा है, इधर हमने रेसे का जिक्र करा है और इधर डेनियर का जिक्र करा है। जो रेशम है उसका 1.0 डेनियर होता है, जो अमेरिकन कपास होता है 1.8 डेनियर होता है। ओके, जो भारतीय कपास होता है 2.25 डेनियर होता है इसका। संकर ऊन, संकर ऊन मतलब दो प्रकार की भेड़ियों के ऊन से मिलाकर जो बनता है उस ऊन की बात कर रहा है। 7.5 डेनियर पाया जाता है। मैरिनो ऊन 4.3। आपको पता है कि मैरिनो ऊन सबसे अच्छा ऊन माना जाता है। सबसे महंगी, दुनिया की जो सबसे महंगी मिंकी जैकेट है वो मैरिनो ऊन से ही बनाई जाती है। लीलन 5.6 डायमीटर है इसका, 8 डेनियर है। ठीक है, दूसरा जो है घनत्व एवं गुरुत्व परीक्षण। इधर हमने रेशे की बात करी है और इधर हमने गुरुत्व की बात करी है। जो कपास है उसका जो गुरुत्व है 1.5 है, 552 है। ठीक, लीलन का जो है 1.52 है, ऊन का 1.32 है, रेशम का जो है 1.25 है, रेयॉन का 1.50 से लेकर 1.52 तक होता है रेयॉन का गुरुत्व परीक्षण। ठीक, नायलॉन का 1.14 होता है, टेरिलॉन का 1.38 होता है, एसीटेट रेयॉन का 1.32 होता है, एक्रिलिक का 1.17 से 1.18 तक होता है, ओल्कीन का जो होता है वो 0.92 तक होता है। आपको ये याद रखना है डेटा, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में गुरुत्व और घनत्व तो पूछ लिया जाता है। अब रेयॉन का अशोषकता परीक्षण, कितनी अशोषकता परीक्षण किस रेशे में पाई जाती है। तंतु में जो अशोषकता होती है वो कितने प्रतिशत पाई जाती है, किसमें, उनका हमने डिटेल जिक्र किया है आपको। देखिए कपास में जो पाया जाता है 7 से लेकर 77% तक पाया जाता है अशोषक क्षमता। लीलन में जो 12% अशोषक क्षमता होती है, ऊन में 13 से लेकर 18% अशोषक क्षमता होती है, रेशम में 11% अशोषक क्षमता होती है, जो रेयॉन है उसमें 15% अशोषक क्षमता होती है, नायलॉन में 4.0 से लेकर 4.5% तक अशोषक क्षमता होती है। इसमें बहुत कम ही पाई जाती है। पॉलिस्टर में बिल्कुल होती नहीं, आप समझ लीजिए 0.4 से लेकर 0.8% तक होती है, एसीटेट रेयॉन में 0.4% होती है, एक्रिलिक में 13.25% होती है, ओल्कीन में 7 से लेकर 77% तक पाया जाता है अशोषक क्षमता। ओके, इसमें जो सबसे ज़्यादा अशोषक क्षमता है वो है ऊन की। ऊन सबसे ज़्यादा अशोषक क्षमता रखता है, उससे भी ज़्यादा कपास की भी होती है। कॉटन 77% तक अशोषक क्षमता रखता है। ठीक, अशोषक कर सकता है अपने अंदर। अम्ल और क्षार का प्रभाव, हमने एक साइड रेशा लिख दिया, दूसरी साइड अम्ल का प्रभाव उस पर क्या पड़ेगा और क्षार का प्रभाव उस पर क्या पड़ेगा। ठीक, जो कपास है इस पर अम्ल का प्रभाव हानिकारक पड़ेगा और क्षार का प्रभाव प्रतिरोधक पड़ेगा, ये उसका प्रतिरोध करेगा। ठीक, लीलन में जो है, लीलन के लिए अम्ल का प्रभाव हानिकारक होता है और क्षार का प्रभाव प्रतिरोधक होता है। ऊन क्या होता है, ऊन अम्ल के प्रभाव में आते ही कमज़ोर हो जाता है और क्षार के प्रभाव में आते हानिकारक हो जाता है। रेशम खनिज अम्ल से हानिकारक होता है तथा कार्बनिक अम्ल के प्रति प्रतिरोधक होता है। यानी कि नॉर्मली देखा जाए तो दोनों ही ठीक नहीं है, ना खनिज अम्ल ना प्राकृतिक अम्ल। और रेशम क्षार के लिए तो हानिकारक ही होता है, क्षार का उपयोग इस पर करना ही नहीं है। ओके, रेशम पे रेयॉन का क्या है, रेयॉन अम्ल के प्रति, जो अम्ल है उसके प्रति हानिकारक हो जाता है और जो क्षार है उसके प्रति प्रतिरोधक होता है। ओके, नायलॉन का क्या है, इसके प्रति हानिकारक होता है, इसके प्रति प्रतिरोधक होता है। पॉलिस्टर का प्रतिरोधक होता है, पॉलिस्टर जो है अम्ल के प्रति प्रतिरोधक होता है और क्षार के प्रति भी प्रतिरोधक ही होता है। एक्रिलिक दोनों के प्रति प्रतिरोधक ही होता है। एसीटेट का थोड़ा इस अम्ल के प्रति प्रतिरोधक होता है और क्षार के प्रति थोड़ा प्रभावित होता है, हल्का सा प्रभावित होता है। देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट सबसे आपको याद रखना है वो कपास, लीलन, ऊन, रेशम और रेयॉन, इतने ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि कई बार रिपीटेड क्वेश्चन में पूछे गए हैं यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तंतु टूटने की क्षमता और लोच मेहता का परीक्षण। किस प्रतिशत पे, किस इंचेस पे, कितना खींचने पे उसकी टेंसिटी क्या होती है, कहाँ तक खिंचाव से वो टूट सकता है या नहीं टूट सकता। ठीक है, ब्रेकिंग टेंसिटी चेक की जाती है इसका। ठीक, इलास्टिसिटी टेंसिटी जो क्षमता होती है, ब्रेकिंग क्षमता उसे टेंसिटी कहते हैं, लोच मेहता को इलास्टिसिटी कहते हैं। देखिए ये तंतु लिख दिया है हमने, बगल में शुष्क स्थिति इसकी और आर्द्र, तोड़ने की जो क्षमता होती है वो शुष्क अवस्था में, सूखे हुई अवस्था में, और आर्द्र थोड़ी सी गीली अवस्था में कैसे टूटता है। और इसका जो है जो इलास्टिसिटी है वो कितनी होती है। ठीक, जो कपास है उसकी जो टेंसिटी होती है
वो होती है 4.0% शुष्क अवस्था में, और आर्द्र अवस्था में होती है 5.0%। और जो इसकी इलास्टिसिटी होती है वो देखिए 0% पुनः दो प्राप्ति में 5% खिंचाव पर अगर इसको 5% तक आप खींचते हैं तो ये 75 हो जाता है कपास का। ओके, फ्लैलेक्स का जो है 5 मतलब लीलन का जो 5.5% से लेके 6.5% तक होती है। जो शुष्क स्थिति में होती है वो 5.5 होती है, और आर्द्र स्थिति में 6.5 होती है, और 5% से अधिक खिंचाव पर ये 65% हो जाता है। ओके, देखिए सिल्क का क्या है। सिल्क जो है शुष्क अवस्था में 4.5% होता है, आर्द्र अवस्था में 3.9% होता है। 3.9 होता है शुष्क स्थिति में। जब वो सूखी अवस्था में रहता है सिल्क तो 4.5 होती है इसकी टेंसिटी, यानी कि प्रतिडेनियर क्षमता तोड़ने की। और जब ये गीली अवस्था में होता है तो 3.9, यानी कि ये गीली अवस्था में कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, सभी शुष्क अवस्था में सभी कमज़ोर रहते हैं, आर्द्र अवस्था में सभी मजबूत रहते हैं लगभग रेशे। एक मतलब जो आप इसकी बात करेंगे सिल्क की, तो ये आर्द्र स्थिति में कमज़ोर हो जाता है, शुष्क स्थिति में जो है मजबूत होता है। ठीक है, और जब इसको 5% तक खिंचाव करते हैं तो 99 तक होता है। ओके, ऊन जो है 1.5 से लेकर 1.5 इसकी शुष्क अवस्था में होती है, और 1.0 इसका आर्द्र अवस्था में होती है, और इसका जो खिंचाव क्षमता होता है 99 होता है। एसीटेट 1.2 से लेके 1.15 तक होता है 0 और जो शुष्क अवस्था में, जब शुष्क अवस्था की हम बात करेंगे एसीटेट की, तो ये 1.5 से लेकर 1.15 तक होता है, 1.5 तक 1.2 से लेकर 1.5 तक होता है। और जब अगर आर्द्र अवस्था की बात करेंगे तो 0.8 से लेकर 1.2 तक होता है। ठीक, और इसकी जो खिंचाव की क्षमता होती है वो 58 होती है। एक्रिलिक 2.0 से लेके 3.5 तक होता है शुष्क अवस्था में, और आर्द्र अवस्था में 1.8 से लेके 3.8 तक होता है, और खिंचाव की अवस्था में 92 होता है। ठीक है, यानी कि इसकी जो टेंसिटी है वो इतनी होती है, और जो इसकी इलास्टिसिटी है वो 92 होती है। नायलॉन का क्या है, नायलॉन का है 6.0 से लेके 9.5 तक शुष्क अवस्था में, और आर्द्र अवस्था में 5.0 से लेके 8.0 तक। ओके, और इलास्टिसिटी जो इसकी है 100% होती है नायलॉन की। जो पॉलिस्टर है वो 4.0 से लेकर 5.0 तक 5.5 तक शुष्क अवस्था में होता है, और आर्द्र अवस्था में 4.0 से 5.5 तक। इनमें ये सेम होता है दोनों सिचुएशन में। ठीक है, शुष्क और आर्द्र में भी। और जो इसकी इलास्टिसिटी होती है वो 97% होती है। ठीक, और जो रेयॉन होता है वो शुष्क अवस्था में 7.3 से लेकर 2.6 तक होता है, और आर्द्र अवस्था में 0.7 से लेकर 1.8 तक होता है, और इसका जो इलास्टिसिटी है वो 54% होता है। ओके, देखिए जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो सूर्य प्रकाश अवरोधक एवं घिसावट प्रतिरोध के बारे में बात करेंगे, यानी सनलाइट से जो इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, सनलाइट रेसिस्टेंस और वो शेषन रेसिस्टेंस के बारे में बात करेंगे हम। घिसावट प्रतिरोधक और सूर्य का प्रकाश अवरोधक। ओके, देखिए अति उत्तम होता है ये। अति उत्तम किस में होता है, यहाँ कपास से आप डिवाइड कर लीजिए। कपास के ऊपर जो होता है ये सूर्य के प्रकाश के लिए अति उत्तम होता है। कौन सा, कपास, फ्लैक्स, पॉलिस्टर, एक्रिलिक और कांच, ये जो होते हैं इतने, ये सूर्य के प्रकाश के लिए उत्तम होते हैं। ठीक, बाकी रेयॉन, एसीटेट, नायलॉन और ऊन रेशम ये सूर्य के प्रकाश में ख़राब हो जाते हैं। यहाँ से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, से लिखते हैं, यहाँ से लिख दीजिए आप, तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ हम लिख देते हैं से। यहाँ हम लिख देते हैं से। ठीक, कपास के ऊपर से उत्तम होता है और कपास के नीचे से खराब होता है। ओके, जो नेक्स्ट है वो कार्बनिक घोलक का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो इसका जो है, और देखिए ये कपास से ही लिया जाएगा, इसको भी घिसावट प्रतिरोधक भी कपास के ऊपर जो है अच्छा होता है, अति उत्तम होता है। कपास के नीचे वाले जो तंतु हैं उनका खराब होता है। कपास से ऊपर कपास, फ्लैक्स, पॉलिस्टर, एक्रिलिक और कांच जो है वो अति उत्तम होते हैं घिसावट प्रतिरोधक के प्रति और सूर्य के प्रकाश के अवरोधक के प्रति, बाकी इनके प्रति खराब होते हैं। ठीक,
जो नेक्स्ट है हमारा वो है कार्बनिक घोलक का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो हम कार्बनिक घोलकों का प्रभाव करते हैं उस पर हमारे तंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है उनकी बात कर लेते हैं हम। ठीक, देखिए जो कपास है इस पे इसका प्रतिरोधक होता है ये, ठीक, जो कार्बनिक घोलक होते हैं। और फ्लैक्स का प्रतिरोधक होता है, सिल्क का भी प्रतिरोधक ही होता है ये कार्बनिक घोलक जो होते हैं, सिल्क के भी प्रतिरोधक होते हैं, ऊन के भी प्रतिरोधक होते हैं। एसीटेट का फिनॉल एवं क्लोरोफार्म को छोड़कर सभी के प्रति प्रतिरोधक होते हैं। एक फिनॉल जो है कार्बनिक घोलक और क्लोरोफार्म कार्बनिक घोलक, इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी के प्रति प्रतिरोधक होते हैं। एक्रिलिक इनके प्रति प्रतिरोधक होते हैं। नायलॉन जो है फिनॉल और फार्मिक एसिड को छोड़कर, जो कार्बनिक घोलक फिनॉल है और फार्मिक एसिड है, इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी के प्रति प्रतिरोधक होते हैं। ठीक, जो आर्मिड है, आर्मिड प्रतिरोधक होता है, पॉलिस्टर प्रतिरोधक होता है, रेयॉन प्रतिरोधक होता है, स्पेंडेक्स प्रतिरोधक होता है। देखिए मेनली हमने लिखवा तो दिया है आपकी नॉलेज के लिए, अगर आपको टाइम मिले तो आप ये पूरा अच्छे से डिटेल पढ़ लें। लेकिन देखिए कपास, फ्लैक्स, सिल्क, ऊन, एसीटेट, इतना आपको याद होना चाहिए क्योंकि कार्बनिक घोलक के इस पर क्या प्रभाव पड़ते हैं इन तंतुओं पे। ओके, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट हम बात करेंगे उस पर वो हम बात करेंगे तंतुओं की अनुप्रस्थ काट पर। जो तंतुएं सारे होते हैं उनके अनुप्रस्थ क्रॉस सेक्शनल शेप ऑफ फाइबर पे बात करेंगे। तंतुओं का आकार या चमक, घनेपन, आकार पोत और हाथ द्वारा अनुभव की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। जो तंतु का आकार होता है, उसका चमक होता है, उसके घनेपन का जो आकार होता है, पोत होता है, हाथ द्वारा छूने पे जो उसकी अनुभव होती है दृष्टि से देखने के लिए, वो सारे महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, हमने इम्पॉर्टेंट की बात कर ली है तो सारे बात तो सभी की हुई है, पर हमने इम्पॉर्टेंट की बात की जो आपके एग्जाम में कई बार रिपीट पूछा गया है। ठीक, तंतुओं की अनुप्रस्थ काट। देखिए कपास है, अनुप्रस्थ काट की आकृति जो है, जब हम ये कपास, ऊन और ये रेशम पढ़ाएंगे इसमें बात करेंगे। ओके, जो कपास है वो चपटा, अंडाकार, ल्यूमेन या ऐंठन युक्त आकार होता है इसका। जो अनुप्रस्थ काट होती है, जब इसे अनुप्रस्थ में काट जाता है तो इसका आकार चपटा हो जाता है या फिर अंडाकार हो जाता है या फिर ल्यूमेन हो जाता है, ऐंठन युक्त हो जाता है। ओके, जो ऊन है ये अंडाकार से गोल एक दूसरे पर छाई हुई सल्कें होती हैं। इसको अगर आप काट देंगे तो ये अंडाकार से ऐसे घूम जाती हैं और एक दूसरे पर छाई हुई नज़र आती हैं। ओके, जो रेशम की अनुप्रस्थ काट होती है वो त्रिभुजाकार गोल किनारे होते हैं, त्रिभुजाकार काट होती है इसकी और किनारे जो है इसके गोल हो जाते हैं। जो फ्लैक्स का काट होता है वो षटकोणी होता है, 6 ऐसे चारों तरफ 6 आकार का दिखता है कि 6 है इसमें। ठीक, षटकोणी आकार का कटता है, षटकोण देखा आपने, उस आकार में कट जाता है। जो डेक्रोन है ये वृत्ताकार डायामीटर में एक रूप नायलॉन की तरह होता है, नायलॉन भी ऐसे ही होता है सेम। रेयॉन का जो है वृत्ताकार दानेदार लंबाई में होता है, ये वृत्ताकार जब काटा जाता है इसे तो दिखता है वृत्ताकार, लंबाई में दिखता है और दानेदार भी होता है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं सफाई और धुलाई। हम जो तंतुओं की सफाई और धुलाई करते हैं, देखिए उपभोक्ता ये जानने का इच्छुक है, जो उपभोक्ता कौन है, हम जो हम उपयोग करते हैं, कपड़ा जो हम खरीदते हैं, उपभोक्ता ये जानने का इच्छुक होता है। हम जब कपड़ा लेने जाते हैं तो हम ये जानने का इच्छुक होते हैं ना कि कितने लंबे समय तक साफ़ रह सकता है ये, इसे कैसे धुलाई करनी है, मशीन से धुलना है या फिर शुष्क धुलाई करवानी है। हम नहीं पूछते कि इसे ड्राई क्लीन तो नहीं करवाना पड़ेगा, ये शुष्क धुलाई तो नहीं करवानी पड़ेगी इसकी, या फिर ये हाथ से धुल सकते, इसे मशीन वॉश कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हैंड वॉश करना पड़ेगा। जानना चाहते हैं ना। और धुलाई के समय क्या क्या सावधानी रखनी है, इसे कितने टेम्परेचर पे सुखाना है, हम चीज़ें जानना चाहते हैं ना। इसी की बात कर रहा है। यह शुष्क धुलाई की आवश्यकता है। चिकनी सतह वाला है तंतु धुलाई में आसान होता है, अतः लीलन, रेशम और रेयॉन को आसानी से धोया। जो लीलन होता है, रेशम होता है और रेयॉन, इन्हें आसानी से धोया, सुखाया और सहेजा जा सकता है। इसमें किसी प्रकार का रोएदार बनाया जाए तो धुलाई में सावधानी रखना चाहिए। अगर ये वस्त्र रोएदार हो तो इनकी धुलाई में थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ती है। लेकिन कॉटन को धुलने में, प्रेस करने में उसका रख रखाव बहुत ही कठिन है, लेकिन पहनने में बहुत कंफर्टेबल होता है वो। ठीक है, जो इसका रासायनिक संगठन है, केमिकल कंप्रोसेक्शन जो इसका होता है, यह तत्व एक तंतु के परिवार को दूसरे तंतु से पृथक करता है। कुछ तंतु एक रासायनिक यौगिक हैं, कुछ 2 विभिन्न यौगिकों से बने होते हैं और कुछ इनकी परमाणु श्रृंखला आबद्ध होते हैं। देखिए एक दूसरे के परिवार तंतु से पृथक होते हैं सभी तंतु जो होते हैं। कुछ जो है रासायनिक यौगिकों से बने होते हैं, कुछ विभिन्न प्रकार के यौगिकों से बने होते हैं, अलग अलग यौगिकों से। कुछ जो है इनकी परमाणु श्रृंखला में आबद्ध होते हैं, इनकी वजह से ये बन जाते हैं। देखिए इसके 3 टाइप हैं, जो हमारे जो रासायनिक संगठन बनते हैं केमिकल, इसके 3 टाइप इसमें बताए गए। एक होमोपॉलीमर, जो होमोपॉलीमर होता है ये ऐसे तंतु होते हैं एक अकेले पदार्थ से बने होते हैं, ये सिर्फ एक पदार्थ से बने होते हैं, किसी भी एक पदार्थ से, इसमें से जो रासायनिक केमिकल होते हैं किसी एक पदार्थ से इसे बनाया जाता है। जो
जो कोपॉलीमर होते हैं वो दो पदार्थ से निर्मित तंतु होते हैं। जो ग्राफ्ट पॉलीमर होते हैं ये साइड वाली शाखाएं तंतु के पीछे वाली श्रृंखला को अधिक खुली संरचना प्रदान करती है और रंगों में ग्राह्य क्षमता में वृद्धि करती है। रंगों की जो ग्राह्य क्षमता होती है उसमें ये वृद्धि कर देती है, ठीक, और वृद्धि करती है और पीछे वाली श्रृंखला की खुली संरचना प्रदान करती है। देखिए आज के लिए बस इतना ही। जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और आप लोग वीडियो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं, ना ही कमेंट करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।